कुमारस्वामी फाउंडेशन की इस विशेष प्रस्तुति सम्यक वाक श्रृंखला के अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझने के क्रम में अभी तक आप लोगों ने यूनानी राजनीतिक विचारकों और उनकी विचार दृष्टि को प्रोफेसर आर के मिश्र जी के माध्यम से समझने की चेष्टा की। अब हम लोग रोमन और मध्यकालीन ईसाई राजदर्शन के युग में प्रवेश करेंगे और जो विशेष बात आपको देखने में आएगी वो ये है कि गहनता और विस्तार की दृष्टि से अलग अलग सभ्यताओं में आपको एक फ़र्क तो दिखाई देगा, लेकिन तात्विक दृष्टि से चाहे वो भारतीय परंपरा हो, चाहे वो प्राचीन रोमन परंपरा हो, चाहे वो मध्यकालीन ईसाई परंपरा हो, या फिर जिस यूनानी परंपरा का आप लोगों ने अवलोकन किया वो यूनानी परंपरा हो, उसमें काफ़ी कुछ तात्विक संगति और तात्विक एक रूपता दिखाई देती है। कुमारस्वामी फाउंडेशन की यही विशेषता है कि कुमारस्वामी फाउंडेशन, जैसा कि जिनके नाम पर इस फाउंडेशन की स्थापना की गई आनंद कुमार स्वामी, वे भी मानते थे कि सभी सभ्यताओं में विचार के उच्चतम स्तर पर एक रूपता के दर्शन हमको होते हैं। और यही कारण है कि कुमारस्वामी की जितनी भी रचनाएं हैं, वे चाहे उनकी कलाशास्त्रीय रचनाएं हों, वे चाहे उनकी तत्वशास्त्रीय रचनाएं हों, या वे चाहे उनकी समाजार्थिक विषयों पर लिखी गई रचनाएं हों, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उनकी रचना स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर इन द इंडियन थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट हो, इन सभी रचनाओं में आप देखेंगे कि वे सभी प्रकार की सभ्यताओं के विचारकों के उद्धरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में कुमारस्वामी जहाँ एक और वैदिक साहित्य से, ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यक ग्रंथों से अपने उद्धरण देते हैं, वहीं वे उपनिषदों और पुराणों से भी प्रचुर मात्रा में अपने उद्धरण देते हैं। और इसी क्रम में वे स्मृति ग्रंथों और नीति शास्त्रों से लेकर महाभारत और रामायण तक के महाकाव्यों से अपने उद्धरण बहुत ही प्रचुर मात्रा में देते हैं। और इसके माध्यम से वे ये प्रस्तुत करते हैं कि पूरा वैदिक वाङ्मय एक वैचारिक एक सूत्रता को प्रतिपादित करता है, और जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक या कला शास्त्रीय दृष्टि है, उसमें ये सिद्धांत एक ही रूप में लगातार प्रतिपादित होते रहते हैं। इसी क्रम में वे बौद्ध और जैन ग्रंथों से भी अपने उद्धरण प्रस्तुत करते हैं। और आज की राजनीतिक मान्यताओं के विपरीत उनका मानना है कि जो प्राचीन भारतीय वैदिक दृष्टि है उसमें और बौद्धों की या जैनियों की जो परंपरागत दृष्टि है उसमें भी तात्विक रूप से किसी प्रकार का भेद नहीं है। अपनी पुस्तक हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में कुमारस्वामी स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आपकी दृष्टि जितनी कमज़ोर होगी उतना ही आपको इन दोनों के बीच में कोई तात्विक भेद नज़र आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वे इन सभी सभ्यताओं में उच्चतम स्तर पर एक तात्विक एक सूत्रता और एक तात्विक एक रूपता के दर्शन करते हैं। यही नहीं, यदि आप मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो वो सिसरो से लेकर के पोलिबियस तक, या फिर सेंट ऑगस्टीन से लेकर के सेंट थॉमस एक्विनास तक, या फिर और आगे बढ़ने पर वो मिस्टर एकहार्ट से लेकर के विलियम ब्लैक तक जो रहस्यवादी विचारक हुए हैं यूरोप की सभ्यता में, इन सभी विचारकों की तत्वशास्त्रीय दृष्टि को और उनके विचारों को, उनके उद्धरणों को अपनी रचनाओं में प्रचुरता के साथ प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो अरबिक स्कॉलर्स हैं, जिसमें जलालुद्दीन रूमी से लेकर के उमर खयाम तक, इन सभी लोगों के भी विचारों को, इन सभी की रचनाओं को, इन सभी की दृष्टियों को भी आप कुमारस्वामी की रचनाओं में प्रचुर रूप से देख सकते हैं। और आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि कुमारस्वामी जितने भी समकालीन भारतीय या यूरोपीय विचारक हैं जिनकी दृष्टि परंपरागत रही है, वे चाहे रेने गेनो हों, वे चाहे फ्रित्जोफ श्वान हों, वे चाहे सैयद हुसैन नस्र हों, इन सभी के विचारों में और आनंद कुमार स्वामी के विचारों में आपको एक प्रकार की एक तात्विक एक रूपता, एक तात्विक संगति और एक तात्विक निरंतरता आपको दिखाई देगी। इसीलिए कुमारस्वामी फाउंडेशन की मुख्य प्रेरणा है, और उन्हीं के इस दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत ही विस्तार से इस पूरे प्रकल्प पर विचार कर रहे हैं कि कैसे न केवल भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दर्शन में
या भारतीय कला दृष्टि में या भारतीय शिक्षा और अध्यात्म और तत्वशास्त्र की दृष्टि में, बल्कि जो प्राचीन यूनानी, रोमन और मध्यकालीन ईसाई राजदर्शन है उसकी भी दृष्टि में एक मेटाफिजिकल कंटिन्यूटी, एक मेटाफिजिकल इंटीग्रिटी, एक तात्विक एकता और निरंतरता हमको देखने में आती है। ये एक विशेष बात है जिसको आप लोग भी आगे के व्याख्यानों में ध्यान देंगे। आशा है कि जैसे अभी तक आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आकर्षण इस व्याख्यानमाला के प्रति बना हुआ है, आगे भी ऐसी ही व्याख्यानमाला इसी प्रकार से चलती रहेगी और आप लोगों का आकर्षण इसी प्रकार से इस व्याख्यानमाला के प्रति बना रहेगा। अब आगे चल कर के हम लोग रोमन और मध्यकालीन ईसाई राजदर्शन में विचारकों की क्या स्थिति रही, उनकी क्या दृष्टि रही और इनकी दृष्टि में भी कैसे वो एक वैचारिक एक सूत्रता और एक रूपता दिखाई देती है, इसको हम लोग प्रोफेसर आर के मिश्रा जी के माध्यम से समझने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। अभी तक हम लोगों ने यूनानी राजनीतिक चिंतन के जो 3 पुरोधा थे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, उनके विचारों का अध्ययन किया और एक प्रकार से ये दौर यूनानी राजनीतिक चिंतन का और यूनानी दर्शन का उत्कर्ष काल था। लेकिन अरस्तु के बाद जो लगभग 300 वर्ष थे, यानी मैकेडोनिया के राजा के द्वारा यूनानी नगर राज्यों की स्वतंत्रता को नष्ट भ्रष्ट करना और उसके बाद रोम के साथ यूनान के संघर्ष के परिणाम स्वरूप यूनानी नगर राज्य की सभ्यता का अंत होना, तो वो जो 300 वर्ष थे, उन 300 वर्षों को आप चिंतन का या यूनानी चिंतन का संध्या काल या गोधूली बेला कह सकते हैं। और सेबाइन ने उसके लिए ट्वाइलाइट पीरियड शब्द का इस्तेमाल किया है कि दिस वाज द ट्वाइलाइट पीरियड ऑफ ग्रीक फिलॉसफी, यानी जो ग्रीक दर्शन था वो एक प्रकार से अस्त हो रहा था, एक प्रकार से वो अपने पतन की ओर जा रहा था। और प्रोफेसर डनिंग ने इसको दूसरे तरीके से कहा है कि इन दीज 300 years द पॉलिटिकल थ्योरी वॉज प्रैक्टिकली डम्ब, कि इन 300 वर्षों में राजनीतिक चिंतन एक प्रकार से मौन हो गया, मूक हो गया। क्योंकि, और उसके कारण भी हैं, क्योंकि यूनान के जो नगर राज्य थे वे अपनी स्वतंत्रता को खो चुके थे, जो कि उनकी संस्कृति और सभ्यता का आधार था। और यूनान के नगर राज्यों को जो साम्राज्यवादी शक्तियां थीं उन्होंने अपनी अधीनता में कर लिया था। लिहाजा यूनान के लोगों में राजनीति के प्रति भी और अपनी संस्कृति के प्रति भी एक प्रकार से अपैथी का, उपेक्षा का भाव, इंडिफरेंस का भाव आ चुका था। क्योंकि नगर राज्य के दौर में तो वो अपने नगर राज्य के राजनीतिक और दूसरे मामलों में प्रत्यक्ष भागीदारी करते थे, जिसको शेल्डन वॉलिन ने कहा है कि जो नगर राज्यों की राजनीति थी वो तो विजुअल पॉलिटिक्स थी, कि वहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से राज्य के सभी विषयों में भागीदारी करते थे, उसका प्रबंध करते थे। लेकिन अब जब साम्राज्यों, ये सब एक साम्राज्य के अंतर्गत आ गए, अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे, तो उसके बाद वहाँ पर जो भी नए सम्राट या नए जो डिक्टेटर्स आए, उनके हाथ में ही सत्ता केंद्रित हो गई, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया। मिलिटरिज्म का उदय हुआ, एक सैन्यवाद का उदय हुआ, क्योंकि अब अपने राज्य को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाना ये नए डिक्टेटर्स का लक्ष्य था। तो इस कारण अब यूनान के जो लोग थे वो एक प्रकार से राजनीति से दूर होते चले गए, राजनीति से विमुख होते चले गए, और जिसको वॉलिन ने कहा कि एक एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ, एक अमूर्त राजनीति का दौर शुरू हुआ। विजुअल पॉलिटिक्स की जगह एक
एब्स्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स का दौर शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अब जनता को, नागरिक को राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। उनका राजनीतिक जीवन में कोई स्थान नहीं था। उनके राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन के प्रश्नों पर उनकी कोई आवाज़ नहीं थी। अब जो अधिनायक थे, जो सम्राट थे, उनके इच्छानुसार राज्यों का और राजनीति का संचालन होता था। तो इसलिए एक एपैथी का, एक इंडिफरेंस का भाव उत्पन्न हुआ। तो सिटी स्टेट की जगह एम्पायर कायम हुए, जो यूनान की राजनीति में बहुत डायरेक्ट पार्टिसिपेशन या जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता था नागरिकों का, उसकी जगह अब एक पॉलिटिकल इंडिफरेंस का भाव पैदा हुआ, राजनीतिक उदासीनता का भाव पैदा हुआ। तो एक जो पोस्ट एरिस्टोटेलियन एज है, जिसको कि हेलेनिस्टिक एज भी कहा जाता है, तो इस हेलेनिस्टिक एज में, बृहत्तर यूनानी काल, इस हेलेनिस्टिक एज की पहली विशेषता तो ये थी। दूसरी विशेषता ये थी कि इस हेलेनिस्टिक एज में जो संशयवादी चिंतन के क्षेत्र में कुछ संशयवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ, स्केप्टिसिज्म का उदय हुआ, जिसका कि मतलब, और व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ तेज़ी से उभर के सामने आती हैं। इंडिविजुअलिज्म और स्केप्टिसिज्म, ये प्रवृत्तियाँ उभरती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इस हेलेनिस्टिक एज में जो संप्रदाय नए उभर के आए, जैसे कि एपिक्यूरियंस, या जैसे कि सिनिक्स, या जैसे कि स्केप्टिक्स या स्टोइक्स, ये जो संप्रदाय थे, ये संप्रदाय ये मानते थे कि एक जो लाइफ ऑफ वर्च्यू है, यानी सद्गुण का जो जीवन है, यूनान के लोग लाइफ ऑफ वर्च्यू को राज्य में ही संभव मानते थे, कि बिना राज्य के सद्गुण का जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता है। तो अब इन लोगों ने कहना शुरू किया कि राज्य और राजनीतिक संस्थाएं वस्तुतः लाइफ ऑफ वर्च्यू में बाधक हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है, और इसलिए सॉलिट्यूड, यानी व्यक्ति को राज्य और राजनीति के झंझावातों से, उनके झगड़ों से दूर होना चाहिए, और उसको एक एकांतवास करना चाहिए, और एकांतवास करके अपने तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और जो जीवन का जो आनंद है, जो सुख है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक आश्चर्यजनक परिवर्तन था, क्योंकि यूनान के नगर राज्यों में जो वर्च्यू है, या जो हैप्पीनेस है, या जो गुड लाइफ है, वो तो राज्य में ही संभव थी। राज्य के बिना उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब इस हेलेनिस्टिक पीरियड में ये बताया जा रहा है इन दार्शनिक संप्रदायों के द्वारा कि अगर आपको एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, अगर आप जीवन में सुख प्राप्त करना है, तो आप राज्य और राजनीति से दूर चले जाइए, एकांतवास करिए, और उस एकांतवास में आपको इन चीज़ों की उपलब्धि होगी। यानी अब हम ये देखते हैं कि राज्य और राजनीति एब्स्ट्रैक्शन के तौर से देखे जाते हैं एक व्यक्ति के जीवन के आनंद के विकास में। ये एक बहुत बड़ा, तो ये एक इंडिविजुअलिज्म, कि आप अपने में स्वपर्याप्त हैं, आपको किसी समाज या राज्य की आवश्यकता नहीं है जीवन में सुख या आनंद प्राप्त करने के लिए, या सद्गुण की उपलब्धि के लिए किसी राज्य या समाज की आवश्यकता नहीं। तो एक तो ये व्यक्तिवादी दृष्टिकोण उभरता है, और दूसरा इसके साथ साथ एक जीवन के प्रति एक संशयवादी दृष्टि भी आती है, क्योंकि जबकि यूनानी दर्शन की जो मूल विशेषता रही वो बुद्धिवाद या रेशनलिज्म रहा, बुद्धि पर को मनुष्य का सॉवरेन वर्च्यू सबसे श्रेष्ठ गुण माना जाता रहा, और उसके ऊपर बहुत बल दिया जाता रहा। पूरा जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो भी एक रेशनल ऑर्डर है, और बुद्धि की का जो तत्व है वो मनुष्य और समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो वहाँ पर तो रीज़न की सॉवरेनिटी का विचार हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ भी रेशनल नहीं है, हर चीज़ संदेहास्पद है, संशयग्रस्त है,
क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, इसका कोई रेशनल आधार पर, विवेक के आधार पर निर्णय नहीं हो सकता है, बल्कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी भावना के अनुसार इसका निर्णय करे। तो एक प्रकार का स्केप्टिसिज्म कि सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है और अच्छे बुरे का कोई निश्चित मापदंड या मानदंड नहीं है और हर व्यक्ति उसको अपने अपने तरीके से निर्धारित करे। तो ये जो स्केप्टिसिज्म है वो हमें इस समय के जो फिलॉसफिकल स्कूल्स थे, एपिक्यूरियंस वगैरह, उनमें ये दिखाई पड़ता है। यद्यपि जो स्टोइक्स थे वो एक रेशनल ऑर्डर में विश्वास करते थे। स्टोइक दर्शन के मानने वाले ये मानते थे कि एक नेचुरल लॉ है और वो जो नेचुरल लॉ है वो एक रेशनल लॉ है, एक विवेक संगत विधान है और उस विवेक संगत विधान के अनुसार इस ब्रह्मांड का भी संचालन हो रहा है, उसके अनुसार हमारे जीवन का भी संचालन होता है या होना चाहिए। तो स्टोइक्स तो ज़रूर अभी भी इस पक्ष को स्वीकार करते थे, लेकिन स्टोइक्स के अलावा बाकी जितने भी फिलॉसफिकल स्कूल्स थे वे संशयवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन कर रहे थे। तो ये एक पक्ष जो दिखाई पड़ता है कि इस हेलेनिस्टिक पीरियड में, और राज्य को वो नकारते हैं और राज्य के स्थान पर वो एक यूनिवर्सल सोसाइटी की बात करते हैं, एक कॉस्मोपोलिस की बात करते हैं। ख़ास तौर से स्टोइक संप्रदाय में उन्होंने कहा कि राज्य वगैरह तो नहीं, ये सारा ब्रह्मांड एक है और हम सब लोग इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो लिहाजा कोई राज्य वगैरह की संस्था की बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पॉलिस था उसका स्थान अब एक यूनिवर्सल सोसाइटी ले लेती है। यूनिवर्सल सोसाइटी की धारणा या कॉस्मोपोलिस की धारणा, यानी राज्य की उपेक्षा करके ये मानना कि सभी, ये संपूर्ण जगत जो है वो सब एक ही है और हम सब उसके निवासी हैं, नागरिक हैं और अपने अपने तरीके से हम लोग जीवन व्यतीत करें और इस तरह से राज्य की या राजनीतिक जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक परिवर्तन विशेष रूप से हुआ। तो ये कुछ परिवर्तन जो कि बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, काफ़ी सेमिनल चेंजेस थे, विचार के स्तर पर भी और व्यवहार के स्तर पर भी, ये हमें परिवर्तन हेलेनिस्टिक पीरियड में दिखाई पड़ते हैं। जो 300 वर्ष का समय, जो कि मैकेडोनिया के साम्राज्य की स्थापना से लेकर और रोमन साम्राज्य की स्थापना के बीच के ये जो 300 वर्ष हैं, ये हेलेनिस्टिक पीरियड माने जाते हैं और इनके अंतर्गत इस प्रकार की विचार प्रवृत्तियाँ जन्म ले चुकी थीं और उनसे व्यक्ति गहराई से प्रभावित था। इसी समय, जैसा कि पहले एक व्याख्यान में उल्लेख आ चुका है, जब हमने यूनानी और रोमन राजनीतिक चिंतन की प्रकृति का अध्ययन किया, कि इसी समय जैसे जैसे यूनानी सभ्यता का अवसान हो रहा था, उसके समानांतर रोमन सभ्यता का उदय हो रहा था। और जैसा कि मैंने उस व्याख्यान में बताया कि जो रोमन सभ्यता थी उसमें 3 फेजेस आए। एक तो प्रारंभिक दौर था जो कि राजतंत्र का था, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा। फिर 500 ईसा पूर्व से लेकर और पहली शताब्दी तक मोटे तौर से जो पीरियड था उसको गणतांत्रिक रोम या रिपब्लिकन रोम का पीरियड कहा जाता है, कि जब इंग्लैंड में रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस थीं और उनके आधार पर रोम का शासन संचालन होता था। रोम की सभ्यता भी उस समय तक सिटी स्टेट की सभ्यता थी, नगर राज्यों की सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद फिर रोम एक एम्पायर के रूप में उदित होता है। पहली ईस्वी के आसपास जूलियस सीजर और ऑक्टेवियन सीजर के कार्यों के कारण एक एम्पायर की धारणा पैदा होती है और 5वीं शताब्दी तक, 5th सेंचुरी तक, यानी ये 500 वर्ष करीब जो थे वो रोम के इतिहास में इम्पीरियल एज के तौर से माने जाते हैं, साम्राज्य का दौर ये माना जाता है। तो ये 3 फेजेस रोम के इतिहास के हुए और
एक तरफ यूनान की सभ्यता विघटित हो रही थी और रोम की सभ्यता का उदय हो रहा था, और इसलिए रोमन राजनीतिक चिंतन, रोम में भी राजनीतिक चिंतन की व्यवस्था प्रारंभ हो रही थी। रोम की राजनीतिक संस्थाओं पर जो सबसे पहला विचार विमर्श हमें मिलता है वो तो एक ग्रीक के द्वारा किया गया, और उस ग्रीक स्कॉलर का नाम था पोलिबियस, जिसने यूनिवर्सल हिस्ट्री के नाम से एक ग्रंथ लिखा, और उस यूनिवर्सल हिस्ट्री नाम के ग्रंथ में उसने रोम की राजनीतिक संस्थाओं पर विचार किया। सेवाइन का मानना है कि पोलिबियस ने विचार तो ज़रूर किया है रोमन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, लेकिन क्योंकि उसको अच्छी समझ नहीं थी, क्योंकि वो इसेंशियली ग्रीक था, और वो जो ग्रीक व्यू पॉइंट था, जो ग्रीक थॉट प्रोसेस था, वही उसके अंदर विद्यमान था, तो इसलिए वो रोम को एक रोमन राजनीतिक संस्थाओं को भली प्रकार से समझ नहीं पाया, और उसने बहुत सारे भ्रामक निष्कर्ष रोम के राजनीतिक संस्थाओं के विषय में निकाल दिए हैं। जैसे कि उसने कह दिया कि रोम में एक मिश्रित संविधान है, एक संतुलित संविधान है, जबकि रोम में उस समय बड़ा उपद्रव और विप्लव था, बड़ी अशांति थी, बड़ी अव्यवस्था थी। लेकिन ये माना जाता है कि रोमन राजनीतिक संस्थाओं का जो प्रथम अध्ययन और विश्लेषण किया वो पोलिबियस ने किया, जो कि जन्मतः एक ग्रीक था। इसके बाद रोम का, जिसको हम डिस्टिंक्टली या इसेंशियली रोमन पॉलिटिकल थॉट कहते हैं, उसका सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधि सिसरो है, जिसका जन्म ईसा से 107 वर्ष पहले हुआ और ईसा से 43 या 44 वर्ष पूर्व उसका देहांत हुआ। सिसरो ने लिखा भी है कि मैंने रोम को दर्शन से परिचित कराया, ये उसने लिखा भी है। आई इंट्रोड्यूस्ड फिलॉसफी टू रोम, ऐसा उसने कहा भी है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोमन राजनीतिक संस्थाएं हैं, या जो रोमन राजनीतिक चिंतन था, उसमें हमें ओरिजिनलिटी का, यानी मौलिकता का भाव दिखाई पड़ता है। और इस बात को प्रोफेसर मैक्सी ने कहा है कि जो रोमन लोग थे वो ऑरिजिनेटर ऑफ आइडियाज़ नहीं थे, वो आइडियाज़ के ट्रांसमीटर्स थे। कि रोम ने किसी मौलिक राजनीतिक चिंतन का, और अर्नेस्ट बाकर ने भी ये कहा है, सिसरो के बारे में भी कहा है कि वो ना तो ओरिजिनल था, ना वो कंसिस्टेंट था। तो जो रोमन राजनीतिक चिंतन है, वस्तुतः वो यूनान के विचारों को का ही एक रीइंटरप्रिटेशन है अपने संदर्भ में, अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए सिसरो भी कोई ओरिजिनल या कोई कंसिस्टेंट थिंकर नहीं था। और बार्कर ने कहा है कि उसका शायद एक कारण ये था क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था उस समय की, क्योंकि उस समय रिपब्लिक को, रोमन गणराज्य को एक चैलेंज मिल रहा था जूलियस सीजर की तरफ से और कैटिलाइन की तरफ से, और इसलिए बड़ी सिविल वार की सिचुएशन थी रोम में, बड़ी विप्लव और उपद्रव की स्थिति थी। और क्योंकि जो सिसरो था वो रोम का काउंसिल भी रहा, यानी वहाँ का एक मुख्य कार्यपालक भी रहा कुछ समय के लिए, और वहाँ प्रेटर का पद भी, यानी दंडाधिकारी का, न्यायाधिकारी का पद भी उसने संभाला था। और रोम की व्यावहारिक राजनीति में वो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। तो शायद उसके पास इतना अवकाश भी नहीं था कि वो राजनीति के मूलभूत प्रश्नों पर भली प्रकार से विचार कर सकता। और इसलिए बार्कर कहते हैं कि उसने बहुत जल्दबाजी में लिखा है, इसलिए बहुत सारी कमियां, बहुत सारी त्रुटियां उसके राजनीतिक चिंतन में दिखाई भी पड़ती हैं। सिसरो एक अत्यंत श्रेष्ठ राजनेता था,
एक विलक्षण वक्ता था, ऑरेटर था। रोम में उसके जैसा कोई ऑरेटर नहीं था। बहुत बड़ा विधि शास्त्री था, जूरिस्ट था, पोइट था, फिलॉसफर था। तो इसलिए क्योंकि वो बड़े कुलीन परिवार से उसका संबंध था, तो इसलिए वो एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड पर्सन था। बड़ा विभिन्न क्षमताओं से, विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं से युक्त व्यक्ति था। और उसने रोम की राजनीति में भी सक्रिय भाग लिया। रोम की राजनीति में उस समय दो फैक्शन थे। एक तो उन लोगों का जो कि रोम की गणतांत्रिक संस्थाओं के समर्थक थे और उनमें ही रोम का कल्याण देखते थे, और सिसरो उन्हीं में से एक था। दूसरी तरफ कैटिलाइन नाम का एक राजनीतिज्ञ था जो लोगों को भड़का के, उनकी इमोशंस को, पैशंस को भड़का के गणतंत्र की संस्थाओं के विरुद्ध एक षड्यंत्र कर रहा था और वो रिपब्लिकन रोम की संस्थाओं को नष्ट करना चाहता था। फिर एक दूसरा जो चैलेंज था वो जूलियस सीजर की तरफ से था, जो कि वैसे तो सेनापति था, लेकिन क्योंकि उसने बड़ी असाधारण सैनिक विजयें प्राप्त की थीं और रोम की सीमाओं का विस्तार किया था, इसलिए वो बड़ा जनप्रिय था, लोकप्रिय था। और उसने अपनी इस लोकप्रियता का फ़ायदा उठाते हुए प्रयास भी किया कि किस तरह से रोम से गणतंत्र को समाप्त करके अपना एक छत्र शासन कायम कर दिया जाए। और यद्यपि उसकी हत्या हो गई तो ये काम कोई बहुत उसके जीवन में संभव नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसका जो पुत्र था ऑक्टेवियन सीजर और दूसरे मार्क एंटनी वगैरह, इन लोगों ने फिर रोम को आगे एक एम्पायर में, एक साम्राज्य में परिणत कर दिया। सिसरो को कैटिलिन भी नापसंद था और जूलियस सीजर या ऑक्टेवियन सीजर के जो दृष्टिकोण था या जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थीं वो उनको लेकर भी बहुत सतर्क था। रोम में एक प्रकार से गृहयुद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी थी, लेकिन और उसने एक नारा भी दिया कि हमें जो रोम का समाज है, जो कि एक कॉन्कॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स है, जो कि विभिन्न समाज के वर्गों के सामंजस्य पर आधारित है, जो रिपब्लिकन रोम है वो कहता है वो एक कॉन्कॉर्ड ऑफ ऑर्डर पर आधारित है, यानी विभिन्न वर्गों के सामंजस्य पर आधारित है। और इसलिए हमें जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बनाए रखना चाहिए, इनकी रक्षा करनी चाहिए। और ये जो दो चैलेंजेस हैं इनसे हमें इसको बचाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए उसने एक नारा भी दिया था, सेव द रिपब्लिक, यानी गणतंत्र को बचाओ। लेकिन वो गणतंत्र को बचाने में असफल हुआ। न केवल गणतंत्र को बचाने में असफल रहा बल्कि अपने जीवन को भी बचाने में असफल रहा और उसकी बड़े निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसका सिर काट कर चौराहे पे लटका दिया गया था, जो ट्रायम्विरेट था, यानी जो त्रिमूर्ति थी, जिसमें एक ऑक्टेवियन सीजर भी था, दूसरा मार्क एंटनी था और भी एक व्यक्ति था। तो इस त्रिमूर्ति ने सीजर की हत्या करवा दी, सिसरो की हत्या करवा दी और इस प्रकार से उसके जीवन का अंत हुआ। तो इसलिए सिसरो अपने लक्ष्य में तो सफल नहीं रहा। एक स्टेट्समैन के तौर से जो उसका लक्ष्य था कि रोम की गणतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करनी है, इनको बनाए रखना है, उसमें तो वो पराजित हुआ। संभवतः उस जो दौर की जो प्रवृत्ति थी, जैसा कि मैंने बताया कि जूलियस सीजर और उन सब के प्रभाव से लोग बहुत प्रभावित थे, बड़े पॉपुलर थे। और वो लोग इतने पॉपुलर थे कि लोग ये मानते थे कि अब ये जूलियस सीजर या ऑक्टेवियन सीजर जिस दिशा में रोम को ले जाना चाहते हैं वही उनकी सही दिशा है। तो इस प्रकार से रोम अब एक रिपब्लिक नहीं रहा बल्कि एक साम्राज्य बन गया, एक एम्पायर बन चुका था। तो ये एक बैकग्राउंड है सिसरो के राजनीतिक चिंतन की, जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए।
अब जहाँ तक उसके चिंतन का प्रश्न है, उसके राजनीतिक चिंतन का प्रश्न है, तो स्वयं सिसरो ने कोई मौलिकता का दावा नहीं किया। उसने ये लिखा है कि माई राइटिंग्स आर मेयरली ट्रांसक्रिप्ट्स, कि जो मेरी रचनाएं हैं वो केवल प्रतिलिपियां हैं। किसकी? यूनानी दार्शनिकों के ग्रंथों की। और यानी प्लेटो ने जो लिखा या जो अरस्तु ने लिखा, मैं उसी को दोहराने का काम कर रहा हूँ। तो उसने स्वयं ये लिखा है कि जो माई राइटिंग्स आर ट्रांसक्रिप्ट्स, आई मेयरली सप्लाई द वर्ड्स एंड आई हैव एम्पल ऑफ देम, कि मैं केवल उन चीज़ों को अपने शब्दों में कह देता हूँ और शब्दों पर तो मेरा अधिकार है ही। तो इस प्रकार से उसने किसी ओरिजिनलिटी को क्लेम नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपने जो मुख्य जो 2 राजनीतिक ग्रंथ हैं उनका नाम भी प्लेटो के रिपब्लिक और लॉस के आधार पर ही रखा। एक का नाम डेस रिपब्लिका है और दूसरा का नाम लॉस है, जो कि प्लेटो के ग्रंथों का भी नाम है। और शैली भी उनकी डायलॉग शैली है, संवाद शैली है, जो कि प्लेटो की शैली थी। तो जैसा कि उस समय के एक बड़े इतिहासकार थे हॉरेस, बड़े साहित्यकार थे रोम के, उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से तो यूनान परास्त हुआ रोम से, लेकिन एक प्रकार से यूनान ने रोम के ऊपर फिर से विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि यूनान के जो विचार दृष्टि थी, अंततः रोम के दार्शनिकों ने उसी विचार दृष्टि को अपना लिया। तो उनकी राजनीतिक पराजय तो हुई, यूनानियों की राजनीतिक पराजय तो हुई, लेकिन अंततः यूनानियों की वैचारिक विजय हुई, क्योंकि रोम के दार्शनिक उन्हीं सिद्धांतों और मान्यताओं का पुनर्प्रतिपादन करते हैं जो कि यूनान की मूलतः मान्यताएं या धारणाएं थी। अब जहाँ तक उसके राजनीतिक चिंतन का प्रश्न है, तो उसकी 2-3 मुख्य मान्यताएं हैं, लेकिन उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है वो मिश्रित संविधान का विचार है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का या बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन का विचार। सिसरो ये मानता है कि अगर रिपब्लिकन रोम इतना स्थायी रहा है, वहाँ पर इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, तो इसलिए कि रिपब्लिकन रोम में एक बैलेंस रहा हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस का, राजनीतिक शक्तियों का, सामाजिक शक्तियों का, और इस संतुलन के कारण ही जो रोम है वो एक स्थिरतापूर्वक चल रही व्यवस्था है। ये जो संतुलन है वो 3 जो फोर्सेस होती हैं सोशल पॉलिटिकल, उनके मिश्रण से पैदा होता है, इसलिए इसको मिक्स्ड स्टेट भी कह सकते हैं। उसमें एक शक्ति होती है जिसको जो कि एक जिसके लिए वो शब्द प्रयोग करता है कि पोटेस्टास, यानी पोटेस्टा मतलब अथॉरिटी। अथॉरिटी किसकी? कार्यपालिका की, मैजिस्ट्रेट की, काउंसिल्स की, जो कि रोम के शासक होते थे, यानी रोम की एग्जीक्यूटिव होते थे। यानी दूसरे शब्दों में ये जो पोटेस्टास है वो राजतांत्रिक तत्व को का प्रतिनिधित्व करता है, और यूनिटी और कोऑर्डिनेशन के लिए राजतंत्र सबसे अच्छा शासन प्रणाली, सबसे अच्छी शासन प्रणाली होती है। राज्य की एकता की दृष्टि से, राज्य के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की चीज़ों में सामंजस्य करने की दृष्टि से, यूनिटी और कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से राज्य को राजा चाहिए या एक अच्छा एक स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो रोम के जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, रोम के जो काउंसिल्स हैं, वे उस मोनार्किकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए लैटिन भाषा का शब्द है पोटेस्टास। राज्य के स्थिरता की जो दूसरी शक्ति होती है वो होता है एरिस्टोक्रेटिक लोगों का, यानी कुलीन लोगों के गुण और उनकी बुद्धिमत्ता। और रोम की जो सेनेट रही है ये कुलीन लोगों
का गढ़ रहा है, उनका केंद्र रहा है। और इनके बुद्धिमत्ता के कारण, इनके विवेक के कारण, इनके सद्गुणों के कारण रोम को एक श्रेष्ठ राज्य बनने में बड़ी सहायता मिली है। तो जो दूसरा तत्व है गुण का या बुद्धिमत्ता का, उसको वो ऑटोरिटास कहता है। लैटिन भाषा का शब्द है ऑटोरिटास, मतलब क्वालिटी, एबिलिटी, विजडम। ये दूसरा तत्व है जिसका कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये जो एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट है, इसको सेनेट हमेशा रिप्रेजेंट करती रही है। और तीसरा तत्व है लिबर्टास, यानी लिबर्टी ऑफ द पीपल, कि लोगों के स्वतंत्रताएं, उनके अधिकार, जिनके जो मासेज हैं उनका भी महत्व है, उनको भी समुचित सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भी गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये जो लिबर्टास का तत्व है, जो कि एक प्रकार से डेमोक्रेटिक एलिमेंट है, लोकतांत्रिक तत्व है, जिसका मतलब ये है कि लोग अपने अधिकारों, अपनी भूमिका को लेकर हमेशा बड़े जागृत रहे हैं, सावधान रहे हैं, और उसको उन्होंने भली प्रकार से निभाया है। इन तीन तत्वों के समन्वय से रोम एक संतुलित संविधान के रूप में काम करता रहा है। तो ये जो संतुलन है तीन फोर्सेस का, तीन सोशो पॉलिटिकल फोर्सेस का, यानी अथॉरिटी का, वर्च्यू या विजडम का, और लिबर्टी का, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो रिपब्लिकन रोम की स्थिरता का आधार रही है। और हमें इस संतुलन को बनाए रखना चाहिए। और उसने यही बात कही कि आजकल कुछ लोग हैं, कुछ फैक्शंस हैं, जो कि इस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जूलियस सीजर जो है वो सर्वशक्तिमान होने का प्रयास कर रहा है, जैसे कि जो कैटिलाइन है वो लोगों को भड़का रहा है, और जो जनता है उसकी शक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा उभारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब रोम के लिए ख़तरे हैं, और ये ख़तरे अगर बढ़ेंगे तो रोम के संविधान का जो संतुलन है, उसका जो मिश्रित स्वरूप है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए एक तो वो इस मिश्रित संविधान के या संतुलित संविधान के विचार का प्रतिपादन करता है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि संतुलन कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं है कि एक बार बन गई तो हमेशा कायम रहेगी। क्योंकि राजनीति में बड़ी गत्यात्मकता होती है, डायनेमिज्म होता है, और लोग कभी कभी अपनी भूमिका से बहक या भटक जाते हैं। तो इसलिए हमें एक लीडरशिप चाहिए जो कि इस बैलेंस को बनाए रखे, जिसके लिए उसने एक शब्द प्रयोग किया है डायरेक्टिंग स्पिरिट, कि जो संचालक शक्ति भी कोई होनी चाहिए जो कि संतुलन को बनाए रखे। जब कभी भी ये संतुलन बिगड़ने की दिशा में जाए तो उसको फिर से वापस ले आए अपनी जगह पर। तो एक डायरेक्टिंग स्पिरिट, ये मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए, या है ही, और एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए, लेकिन इस बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक डायरेक्टिंग स्पिरिट की, यानी एक लीडरशिप की आवश्यकता है। अब ये सवाल उठता है कि वो लीडरशिप कौन देगा। तो इसको लेकर कुछ उसके विचारों में स्पष्टता है। कहीं वो कहता है कि उस समय का एक बहुत बड़ा राजनेता था शिपियो, कि अगर देश को एक शिपियो जैसा स्टेट्समैन मिल जाए तो वो ये है कि इस बैलेंस को बनाए रखने में मार्गदर्शन करता रहेगा। कहीं कहीं वो एक एलीट का विचार भी देता है कि कुछ ऐसे कुलीन लोग, कुछ एक प्री एमिनेंटली सुपीरियर लोग कुछ मिल जाएं तो वो इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करेंगे। जब कभी भी कोई गड़बड़ी आएगी, कोई विचलन आएगा तो उसको ठीक कर देंगे। लेकिन जो भी हो, वो ये मानता है कि ये संतुलन हमेशा बना रहे ऐसा तो नहीं है, इसलिए कभी कभी इसके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन उन समस्याओं को रिड्रेस करके, दूर करके, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए
एक डायरेक्टिंग स्पिरिट की, एक लीडरशिप की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और वो लीडरशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इस बैलेंस को बनाए रखने में समर्थ हो। तो इस प्रकार से उसने एक संतुलित या एक मिश्रित संविधान के विचार का प्रतिपादन किया। दूसरा विषय है कि राज्य क्या है। राज्य की संस्था के ऊपर भी उसने विचार किया और मानता है कि राज्य एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। यूनानियों की तरह वो भी मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यूनानियों की तरह वो भी ये मानता है कि राज्य का आधार न्याय है। यूनानियों की तरह वो ये भी मानता है कि राज्य का उद्देश्य सद्जीवन की प्राप्ति है। और उसकी जो राज्य की परिभाषा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कॉमनवेल्थ इज़ द वेल्थ ऑफ द पीपल। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया गया, यानी राज्य सबकी संपत्ति है। स्टेट बिलोंग्स टू ऑल द सिटीजन्स। तो कॉमनवेल्थ इज़ द वेल्थ ऑफ द पीपल, स्टेट इज़ द मल्टीट्यूड। राज्य वो जनसमूह है यूनाइटेड बाई ए कॉमन सेंस ऑफ राइट। कॉमन सेंस ऑफ राइट माने जस्टिस, न्याय। जैसे प्लेटो ने कहा है कि राज्य का आधार न्याय होता है। यूनाइटेड बाई ए कॉमन सेंस ऑफ राइट एंड बाई कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कल्याण की भावना, जिसका उद्देश्य होता है कि सबका कल्याण हो, सबके एक ही, जैसे कि यूनानी लोग कहते हैं कि सबको लाइफ ऑफ वर्च्यू की तरफ जाना है और उसी में हैप्पीनेस है। तो वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि सबको कल्याण की एक ही दिशा में जाना है और उसी में सबका हित है। तो इस प्रकार से वो राज्य को परिभाषित करता। वो कहता कि अगर राज्य में न्याय नहीं है तो पॉपुलस जो है वो बहुत जल्दी मॉब में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी उसने चेतावनी दी है। पॉपुलस मतलब जनता, जो यानी राज्य के जो नागरिक हैं। अगर राज्य में न्याय का भाव नहीं है तो पॉपुलस को एक मॉब में कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती, एक भीड़ में परिणत होने में देर नहीं लगती। और अगर कोई राज्य भीड़ में परिणत हो रहा है, विकृत हो रहा है, तब तो फिर उस राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इस आधार पर वो राज्य को इस दृष्टि से एक प्राकृतिक संस्था मानते हुए राज्य की संस्था पर विचार करता है। जबकि उस समय रोम में एपिक्यूरियंस और स्केप्टिक्स का बड़ा प्रभाव था, जो कि राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते थे, जिसको वो राज्य कहते कि राज्य एक ह्यूमन अरेंजमेंट है, मनुष्यों ने बना लिया। जैसे कि यूनानियों के समय प्लेटो या साक्रेटिस के समय सॉफिस्ट थे कि राज्य एक कॉन्ट्रिवेंस है, एक डिवाइस है जिसको हमने अपनी ज़रूरत के लिए बना लिया है। तो वही बात सिसरो के समय भी थी कि कुछ लोग मानते थे कि ये तो एक मनुष्य निर्मित संस्था है, लेकिन सिसरो ऐसा मानने से इनकार करता है। वो कहता है कि राज्य एक सहज और स्वाभाविक संस्था है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। फिर एक अन्य जो पक्ष सिसरो में बड़ा महत्वपूर्ण है वो उसका लॉ ऑफ नेचर का, नेचुरल लॉ का सिद्धांत है, जो कि उसका सबसे महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। यहाँ पर भी सिसरो ये कहता है कि जो कानून है वो एक प्रकृति प्रदत्त चीज़ होती है। एपिक्यूरियंस जो कह रहे थे कि कानून को मनुष्य बनाते हैं, यानी लॉ जो है वो एक ह्यूमन फैब्रिकेशन है, कि जिससे लोग समझते हैं कि भाई अगर कानून नहीं होगा तो काफ़ी अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी, तो उससे बचने के लिए चलो ठीक है कुछ नियम कायदे तय कर लें और सब लोग उसको फॉलो करें। वैसे ही जैसे कि रिपब्लिक में ग्लॉकन कहता है कि जस्टिस और लॉ इज़ द चाइल्ड ऑफ फियर, कि डर के मारे कि अराजकता पैदा हो जाएगी अगर कुछ नियम कायदे नहीं होंगे, कुछ कानून नहीं होंगे, तो चलो कुछ नियम कायदे बना लेते हैं और सब लोग उसका पालन करेंगे। तो एपिक्यूरियंस भी ग्लॉकन की ही तरह मानते थे कि जो विधि है वो मनुष्यों के द्वारा निर्मित की जाती है अपने जीवन की
अव्यवस्था को दूर करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए। लेकिन सिसरो ऐसा नहीं मानता। सिसरो इस मामले में यूनानी दर्शन का या विशेष रूप से स्टोइक दर्शन का अनुयायी है, क्योंकि नेचुरल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो यूनानी दर्शन में भी विद्यमान है, ख़ास तौर से हेराक्लाइटस जैसे दार्शनिकों में, लेकिन इसका जो एक व्यवस्थित प्रतिपादन स्टोइक चिंतन में हमें मिलता है और सिसरो के ऊपर स्टोइक चिंतन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो इसी आधार पर वो कहता है कि विधि तो शाश्वत होती है और विवेक पर आधारित होती है। ट्रू लॉ इज द राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर, कि जो विधि है वो शाश्वत होती है, यानी मनुष्य निर्मित नहीं है। आगे वो कहता है कि शाश्वत से मतलब ईश्वर निर्मित होती है। गॉड इज द मास्टर एंड रूलर who devises, debates and enacts this law। उसने आगे ये बात कही है कि जो विधि है वो ईश्वरीय विधि होती है, ईश्वर निर्मित होती है, मनुष्य निर्मित नहीं होती। और क्योंकि ईश्वर निर्मित है और ईश्वर परम विवेक है, इसलिए विधि भी विवेक पर आधारित होती है, रेशनल होती है, बुद्धि संगत होती है। तो इसलिए एक तो बात भी कहता है कि ट्रू लॉ इज द राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर, इट इज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, और विधि का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आगे उसने इसको स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि यूनान में एक कानून होगा, रोम में दूसरा कानून होगा और एशिया के देशों में तीसरा कानून होगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक जो शाश्वत विधि है वही सारी मानव जाति को गवर्न करती है, उसका मार्गदर्शन करती है। और जो ग्रीक या जो रोम या एशिया के लोग हैं उनकी विधि इसी शाश्वत विधि पर आधारित होनी चाहिए, तभी उसका कोई महत्व है और तभी उसको पालन भी आप कर पाएंगे। इसलिए वो कहता है कि इट इज़ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, अनचेंजिंग, अपरिवर्तनीय। इसमें और उसने लिखा है कि कोई सेनेट या कोई एम्परर इसको बदल नहीं सकता। इट इज़ ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, अनचेंजिंग एंड एवर लास्टिंग। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ये विधि विद्यमान रहेगी, एवर लास्टिंग, सनातन। अब ये करती क्या है? इट समन्स अस टू अवर ड्यूटीज बाय इट्स कमांड्स। मनुष्य को के लिए क्या करणीय है, इसको यही विधि निर्धारित करती है। एंड फॉरबिड्स रॉन्ग डूइंग बाय इट्स प्रोहिबिशंस। और मनुष्य के लिए क्या अकरणीय है, इसको भी यही निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से, तो इसलिए वो कहता है कि इसके विरुद्ध अगर कोई शासक, कोई संसद विधि निर्माण कर रही है तो उस विधि की कोई सैंक्टिटी नहीं, कोई लेजिटिमेसी नहीं, वो विधि कभी समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होगी। इस प्राकृतिक विधि के विरुद्ध जाकर मनुष्य अगर किसी विधि का निर्माण करेगा तो वो विधि उसके कल्याण में नहीं होगी, उससे अनेक प्रकार की समस्याएं व्यक्तिगत और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए वो ये कहता है कि ये जो नेचुरल लॉ है, यही जितने भी जो जिसको कि बाद में पॉजिटिव लॉ कहा गया, यानी राज्य निर्मित जो विधियां हैं, संसद निर्मित विधियां हैं, वो इसी नेचुरल लॉ की प्रतिलिपि होनी चाहिए, इसी की ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए। इसके विरुद्ध जाकर कोई विधि नहीं बनाई जा सकती, कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता। और अगर आप बनाएंगे ये समझ के कि नहीं मनुष्य अपने विवेक से बना लेगा, तो उसके दुष्परिणाम होंगे। इस आधार पर वो नेचुरल लॉ के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। इस नेचुरल लॉ के सिद्धांत का ईसाई चिंतन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। विशेष तौर से थॉमस एक्विनास जैसे दार्शनिक ये मानते हैं, वो भी ये मानते हैं कि जो पॉजिटिव लॉ है
जो स्टेट मेड लॉ है वो नेचुरल लॉ के अनुसार होना चाहिए। और नेचुरल लॉ की इस धारणा ने आधुनिक काल में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज के प्रतिपादक हैं उनके ऊपर भी गहरा प्रभाव डाला। यद्यपि उन लोगों ने इस नेचुरल लॉ को काफ़ी मिस इंटरप्रेट भी किया, काफ़ी उसकी गलत व्याख्या भी की। तो इसलिए सिसरो ने का जो नेचुरल लॉ का विचार है, और रोम में तो इसका, रोम के शासन तंत्र में, रोम के विधि विधान के विकसित होने में इस नेचुरल लॉ की बहुत बड़ी भूमिका रही। रोमन लॉ जो बना उसकी जो एक फाउंडेशन थी वो एक नेचुरल लॉ का सिद्धांत था। तो इस प्रकार से सिसरो ने अपने प्राकृतिक विधि के विचार का प्रतिपादन किया। और अंत में उसकी एक जो महत्वपूर्ण धारणा थी वो ह्यूमन इक्वलिटी की धारणा है, समानता का। और इस अर्थ में रोमन जो राजनीतिक चिंतन है या सिसरो है वो थोड़ा सा विलक्षण प्रकार का है, क्योंकि अभी तक हम देखते रहे कि यूनान में दासता को स्वाभाविक माना गया, प्राकृतिक माना गया। अरस्तु ने तो उसका एक पूरा पक्ष पोषण ही किया। लेकिन अब हम रोमन राजनीतिक चिंतन में, यद्यपि रोम में भी दासता थी, ऐसा नहीं कि रोमन साम्राज्य में दासता नहीं थी, वहाँ पर भी दासता थी, बड़े पैमाने पर थी, बहुत ही निर्मम व्यवहार दासों के साथ किया जाता था। बावजूद इसके अब हम ये देखते हैं कि रोमन राजनीतिक चिंतन सिद्धांत रूप में मानव समानता का पक्ष पोषण करता है, और सिसरो इसका सबसे बड़ा दृष्टांत है कि सभी मनुष्य समान हैं और स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन रीज़न है, यानी जो नेचुरल लॉ है, वो हर एक के अंदर प्रेजेंट है। इस अर्थ में प्रेजेंट है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको हर मनुष्य जानता है। इतना विवेक हर व्यक्ति के पास होता है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो धनी हो, चाहे वो औपचारिक रूप से शिक्षित हो या औपचारिक रूप से शिक्षित ना हो, चाहे वो उच्च पद पर हो, चाहे वो निम्न पद पर हो, वो किसी भी रेस का हो, किसी भी राष्ट्रीयता का हो। लेकिन ये जो इनेट मॉरल सेंस है, ये जो नीति बोध है, ये हर एक में विद्यमान है। और ये नेचुरल लॉ की गिफ्ट है कि हर व्यक्ति, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अंतःकरण दिया है, और उस अंतःकरण में वर्थ डूइंग और क्या है और क्या चीज़ वर्थ डूइंग नहीं है, क्या चीज़ नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये भाव हर एक व्यक्ति के पास होता है। तो क्योंकि सारे मनुष्य, संपूर्ण मनुष्य जाति इस नेचुरल लॉ की रिसिपिएंट है या इस नेचुरल लॉ की पार्टिसिपेंट है, इसलिए आप किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं? किसी को आप स्वतंत्र और किसी को दास आप कैसे मान सकते हैं? तो इसलिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं और सभी व्यक्ति समान हैं। तो लिबर्टी और इक्वलिटी, मनुष्य मात्र की स्वतंत्रता और समानता का प्रतिपादन, ये सिसरो का एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और इस विचार ने बाद में ईसाई चिंतन को भी प्रभावित किया, और फिर आधुनिक काल में तो ये ह्यूमन इक्वलिटी का विचार एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। और जैसा कि विभिन्न कार्लाइल ने लिखा ही है कि जब हम यूनानी सभ्यता से रोमन सभ्यता में प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा चमत्कृत करने वाली धारणा जिससे हमारा सामना होता है वो ये मानव समानता की धारणा। और इसी आधार पर डनिंग वगैरह ने ये लिखा है कि इस दृष्टि से सिसरो 18वीं शताब्दी के इमैनुअल कांट के ज़्यादा निकट है और अपने से 2-250 साल पहले अरस्तु से बहुत दूर है। क्योंकि अरस्तु जो कि अभी कुछ ही 100 वर्ष पहले हुआ, वो दासता का प्रतिपादन कर रहा है,
और 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कैंट नाम का जो जर्मन दार्शनिक है, जो कि मनुष्य को साध्य मान रहा है, किंगडम ऑफ एंड्स की धारणा का प्रतिपादन कर रहा है, मानव समानता की बात कर रहा है, तो वो सिसरो के ज़्यादा निकट है। तो इस दृष्टि से सिसरो ने मानवीय समानता के विचार का प्रतिपादन किया, और ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण धारणा है। सिसरो के चिंतन की आलोचनाएं भी हुई, जैसा कि मैंने भी बताया कि बारकर मानते हैं कि उसके चिंतन में कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, मौलिकता नहीं है, सुसंगत नहीं है, जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिए हैं। सेवाइन कहते हैं कि भाई ये जो मिश्रित संविधान का विचार था, ये मिश्रित संविधान का विचार तो ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में था, और इसको आप इसके बेसिस पर अगर आप रोम को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और रोम की स्थितियां बिल्कुल भिन्न प्रकार की थीं, तो उसमें काफ़ी गलतफहमियां, काफ़ी डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाते हैं, काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशंस पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए उसके विचारों की आलोचना भी होती रही है। लेकिन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सिसरो का महत्व भी 2-3 दृष्टियों से है। पहली महत्वपूर्ण बात तो लियो स्ट्रॉस ने कही। लियो स्ट्रॉस कहते हैं कि सिसरो ने राजनीति की प्राथमिकता को पुनर्स्थापित किया, प्राइमेसी ऑफ द पॉलिटिकल को रिस्टेब्लिश किया। जब लियो स्ट्रॉस ये बात कहते हैं तो उनका आशय ये है कि अरस्तु के बाद राज्य और राजनीति की महत्ता पर ग्रहण लग गया था। जनमानस में राज्य और राजनीति के प्रति एक उदासीनता का भाव आ चुका था। लोग ये मानने लगे थे कि एक अच्छे जीवन के लिए, एक सद्जीवन के लिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सिसरो ने फिर से इस बात को स्थापित किया कि राज्य एक प्राकृतिक नेचुरल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन भी है, जिसके बिना हम अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकते। और वो उसने आह्वान भी किया है अपने समय के दार्शनिकों का कि आप एटर्नल और डिवाइन का चिंतन फिलहाल स्थगित कर दीजिए, और देश के प्रति, राज्य के प्रति आपका जो दायित्व है उसको पूरा करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि उस समय रोम में सिविल वार चल रहा था और काफ़ी उथल पुथल थी। तो उसने कहा कि हमारी जो पहली जिम्मेदारी है वो अपनी मातृभूमि यानी अपने राज्य के प्रति है। तो इस आधार पर स्ट्रॉस कहते हैं कि वो प्राइमेसी ऑफ पॉलिटिकल को रीस्टेब्लिश करता है, राज्य की प्राथमिकता को वो पुनर्जीवित करता है, पुनर्स्थापित करता है। फिर उसका जो नेचुरल लॉ का सिद्धांत है, जिसमें डनिंग जैसे लोग उसमें एक मीटिंग पॉइंट देखते हैं एथिक्स का, पॉलिटिक्स का और ज्यूरिस्प्रूडेंस का, कि उसका जो नेचुरल लॉ का सिद्धांत है वो नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और विधि शास्त्र का मिलन बिंदु है। कि उसने एक ऐसा श्रेष्ठ सिद्धांत प्रतिपादित किया नेचुरल लॉ के रूप में कि जिसके अंतर्गत नीति, राजनीति और विधि तीनों सम्मिलित हो जाती हैं, तीनों का उचित सामंजस्य हो जाता है। इस दृष्टि से भी सिसरो की विशिष्टता है। और फिर इस दृष्टि से भी सिसरो की विशिष्टता है कि उसने राज्य को भी प्राकृतिक माना, स्वतंत्रता को भी प्राकृतिक माना, और इसी प्रकार से उसने विधि को भी प्राकृतिक माना। ऐसा कई समीक्षकों का कहना है कि उसने स्टेट के नेचुरल होने को भी प्रतिपादित किया, लॉ भी नेचुरल है और लिबर्टी भी हमारी जो इक्वलिटी है वो भी एक नेचुरल गिफ्ट है। ये भी एक सिसरो के राजनीतिक चिंतन की विशिष्टता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रोमन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में तो वो सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक है।
जितना उच्च स्थान सिसरो का है रोमन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, उतना रोम में अन्य कोई दार्शनिक नहीं हुआ। ये अवश्य है कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के कंपल्शंस थे और जो एक स्कॉलरली लाइफ की डिमांड्स होती हैं, उनमें वो कभी ठीक से सामंजस्य नहीं बैठा पाया। ये एक समस्या थी जो कि उसके सामने हमेशा रही कि जो व्यावहारिक राजनीति की विवशताएं थीं और जो एक चिंतन के जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं, उसकी जो डिमांड्स होती हैं, उनके बीच वो कभी उचित संतुलन या सामंजस्य नहीं कर पाया।